नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 19 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अली लारिजानी, जिनकी शहादत से आज पूरा ईरान गमजदा है, जिनकी शहादत से भारत के तमाम लोग जो ईमान को मानने वाले लोग हैं उनके अंदर एक दुख की लहर दौड़ पड़ी है और जिनके मरने से ये कहा जाने लगा था कि ईरान शायद अब थोड़ा सा बैकफुट पे आ सकता है, उनको इजराइल ने कैसे मारा, इसके बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी मैं लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको वो डिटेल बताऊंगा और साथ ही इनकी शहादत का बदला ईरान ने कैसे लिया। लगातार 2 वेव अटैक किए और इस अटैक में कितना नुकसान हुआ, कितनी कैजुअल्टी हुई, इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऑयल रिफाइनरी पे बड़ा हमला किया है और इस हमले में ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ी धमकी ईरान को दी है और ये धमकी कौन सी दी है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही इस समय मिडिल ईस्ट के क्या सूरत हाल है उसको भी हम आपको डिटेल में बताएंगे दोस्तों। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही ईरान और इजराइल की इस जंग में आप किसके हक में खड़े हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही इस समय अली लारिजानी के हवाले से। दरअसल जब भी ईरान में कोई बड़ा हादसा हुआ है, जब भी कोई घटना घटी है, अंदर का ही कोई गद्दार शामिल था। इस बार भी सेम ऐसा ही हुआ। अली लारिजानी को मारना इतना आसान नहीं था इजराइल के लिए, क्योंकि जब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब को शहीद किया गया उस दौरान अली लारिजानी एकदम चैतन्य हो गए थे, एकदम सचेत हो गए थे और अपने लोकेशंस को बार बार चेंज कर रहे थे। और इजराइल की जो आर्मी है, IDF, वो हाथ पैर धो के अली लारिजानी के पीछे इस वजह से पड़ी हुई थी क्योंकि इजराइल ने जितने प्लान आज तक सत्ता परिवर्तन के बनाए वो तमाम प्लान दोस्तों फेल करने वाला कोई और नहीं, अली लारिजानी साहब ही थे। इस वजह से हाथ पैर धो के जब इजराइल पीछे पड़ा तब 3 चीजें पता चली। पहला, अली लारिजानी का कोई बेहद करीबी ऐसा था जिसने कोई बग या चिप सिस्टम अली लारिजानी के इर्द गिर्द लगा दिया था, खासकर उस चीज में लगा दिया था जो चीज अली लारिजानी हमेशा अपने पास रखते थे। हालांकि उस चीज़ से भी इजराइल को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला था, क्योंकि अली लारिजानी इतने गहरे बंकर में रहते थे कि वहाँ पे हमला करके उनको ख़त्म करना नामुमकिन था। लेकिन इसी दौरान अली लारिजानी को ये संदेशा मिलता है कि तेहरान के बगल एक खास जगह पे उनकी बेटी मौजूद है और वो उनसे मिलना चाहती है। अब सोचिए इमोशनल खेल कैसे खेला गया। आप सोचिए, आपसे कोई कह दे कि आपकी वालिदा आपसे मिलना चाहती है, आप बड़े हैं, आपसे कोई कह दे कि आपकी बेटी आपसे मिलना चाहती है, तो आप किसी भी सिचुएशन में रहेंगे, आप मिलने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। सेम मैसेज जब अली लारिजानी तक पहुंचाया गया तब अली लारिजानी अपने बंकर से बाहर निकलते और निकलने के बाद अपनी बेटी से मिलने के लिए उस जगह पे जब जाने लगते हैं, इसी दौरान इजराइल को इनपुट पहले ही था, उसने एयर स्ट्राइक की और इस एयर स्ट्राइक में अली लारिजानी को शहीद कर दिया। अब यहाँ पे जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि 3 तरह के सर्विलांस का इस्तेमाल इजराइल ने किया था। पहला तो ह्यूमन सर्विलांस, जो कि इस समय सबसे खतरनाक तौर पे ईरान के अंदर चल रहा है कि ईरान के अपने लोग गद्दारी कर रहे हैं अपने लोगों के साथ। दूसरा AI का सिस्टम, यानी एक बार गाड़ी उनकी कहीं निकलती हुई दिखाई दी, चूंकि 13 मार्च को जब कुर्स डे था तो 13 मार्च को अली लारिजानी सड़क पे आए थे और इसी के जस्ट बाद उनको ट्रैक करना आसान हो गया था, क्योंकि वो गाड़ी में बैठ के गए। ऊपर सेटेलाइट सारी चीज़ों को कैप्चर कर रही थी कि गाड़ी में बैठ के वो कहाँ जा रहे हैं, अब ये गाड़ी कहाँ निकली, गाड़ी के नंबर के माध्यम से अलग अलग कौन सी जगहों पर गाड़ी को चेंज किया गया उस चीज़ के माध्यम से, यानी एक तरह से AI और सेटेलाइट की इमेज के माध्यम से भी उनको ट्रैक किया गया। और साथ ही हैकिंग सिस्टम का बड़ा तगड़ा इस्तेमाल ईरान के ऊपर इजराइल ने किया। इजराइल ने जितने ईरान के राजधानी तेहरान में कैमरे लगे थे उन तमाम कैमरों को कई साल पहले ही हैक कर लिया था और यहां से अली लारिजानी का पूरा बायोडाटा घुमा फिरा के इजराइल तक पहुंच रहा था। लेकिन जब अंदर के गद्दार ने बग लगा दिया तो बग की वजह से अली लारिजानी की लोकेशन एकदम रिवील हो गई और उसके बाद इजराइल ने अली लारिजानी के ऊपर एयर स्ट्राइक की और एयर स्ट्राइक करके अली लारिजानी को खत्म कर दिया। यानी दोस्तों मतलब बड़ा साफ है कि इस समय अगर ईरान को इस जंग में बढ़त बनानी है, देखिए आप किसी को कितना नुकसान पहुंचा देंगे उससे कोई खास मतलब नहीं है अगर आपकी टॉप लीडरशिप बरकरार नहीं है। अब भले ही बड़े ईमान वाले हों, आप मरने से ना डरते हों, लेकिन पूरी दुनिया की नज़र में जब नुकसान की गिनती की जाएगी तो ये कहा जाएगा कि इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा। बाद में कितना नुकसान हुआ वो बात की बात है, लेकिन मारने की बात तो आगे आती है। जैसे गाजा के साथ जब जंग इजराइल लड़ रहा था और गाजा की जमीन को कब्जा कर रहा था, मासूमों को मार रहा था, तो क्या हमास और हिजबुल्लाह के रॉकेट्स ने इजराइल को नुकसान नहीं पहुंचाया? बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन मरने वालों की तादाद जिधर ज्यादा थी हमारी सिंपैथी उधर है।
कि भाई देखो गाजा को इजराइल ने तबाह कर दिया। तो सेम हाल आप समझिए, थोड़ा सा इमोशनल चीज़ों से ऊपर उठ के अगर आप सोचेंगे तब आपको पता चलेगा कि इजराइल ने ईरान को वो नुकसान दिए हैं जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। आप बताइए, क्या कोई सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई इतना जल्दी बन सकता है? क्या उनकी कदकाठी का शख्स कोई और हो सकता है? इवन जो उनके बेटे मुस्तफा खामनेई है, क्या उतना जज्बा उनके अंदर होगा? अब होगा या नहीं होगा ये कई सालों में पता चलेगा। अब अली लारीजानी का एग्जाम्पल आप ले लें, जो दिमाग अली लारीजानी के भेजे में यहाँ ऊपर वाले ने डाला था, क्या वो चीज़ कोई और मैच कर पाएगा? मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी कोई कर पाएगा। सेम चीज़ आप देखिए कासिम सुलेमानी, क्या उनके जैसा कोई जर्नल हो सकता है? बहुत सारे लोग आए, लेकिन कासिम सुलेमानी है। सेम चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अगर ईरान को ये जंग जीतनी है तो सबसे पहले तमाम जो इंटेलिजेंस वाली चीज़ें हैं उन पे नज़र रखें। सबसे पहले जो कैमरे लगे हैं उनको हटाए, मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल बंद करे, और इस्तेमाल भी कर रहा है तो चाइनीज़ कंपनी का इस्तेमाल करे। साथ ही सर्विलांस की जितनी सैटेलाइट हैं उनको ब्लॉकेट करवाए, अपने टेक्नोलॉजी में इजाफा करवाए, प्रॉक्सीज वार करे। ऐसा अगर करता है तब तो ईरान जीतेगा, अदरवाइज तुम मारो वो मारे, इसका कोई खास रिजल्ट निकल के सामने नहीं आता दोस्तों। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत बड़ा बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने इतना नुकसान ईरान को कर दिया है कि 10 साल तक ईरान अपने कंधों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। और ये बात अगर मैं सच अपने दिल से बोलूँ तो ये बात सही है, भले ही आपको बुरा लगे। देखिए, जो शख्सियत आयतुल्ला खामनेई की थी, मुस्तफा खामनेई को शख्सियत बनने में कम से कम 10 साल का वक्त लग जाएगा। बात ध्यान से समझें। जो इज्जत, जो लोगों के बीच जुड़ाव आयतुल्ला खामनेई ने हासिल किया था, अभी वो जुड़ाव मुस्तफा खामनेई का नहीं है, क्योंकि अभी तक उन्होंने 5 देशों से ना तो मीटिंग अटेंड की, ना ही अपने देश के लिए कोई बड़ा फैसला लिया, क्योंकि अब गद्दी पे तब बैठे जब जंग चल रही। तो ऐसे हाल में 10 साल का वक्त लग जाएगा। साथ ही अब अमेरिका का कहना है कि हमने इतना नुकसान तो कर दिया है कि 10 सालों तक ईरान अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इतना नुकसान कर दें कि पूरी जिंदगी का बवाल खत्म हो जाए और किसी और राष्ट्रपति को ये चीज़ ना झेलनी पड़े। ये बड़ा बयान आज डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। बहरहाल इसी बीच अब इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कर्ज हैं, उनका बयान निकल के सामने आया कि अब ईरान के अंदर किसी के साथ कोई इम्यूनिटी यानी कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा। जो टारगेट पे आएगा सबको मारा जाएगा, और सब लोग टारगेट पे, यानी एक तरह से नरसंहार करने की बात इजराइल कर्ज ने की। और क्या कुछ कहा, थोड़ा सा सुने आप। עוצמת התקיפות באיראן עולה מדרגה. אנחנו בעיצומה של ישורת ההכרעה. אחרי הסיכולים העוצמתיים של בכירי המשטר, מנהיג איראן בפועל לריג'אני וראש ארגון רצח בעם, הבסיג' סולימני, חוסל הלילה גם שר המודיעין האיראני חטיב, שהיה ממונה על מערך הרצח והדיכוי הפנימי של המשטר באיראן ועל קידום איומים חיצוניים מול ישראל ומדינות האזור. מדיניות ישראל ברורה וחד משמעית. אין לאף אחד באיראן חסינות וכולם על הכוונת. ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הסמכנו את צה"ל לסכל כל בכיר איראני שנסגר עליו מעגל מודיעיני ומבצעी ללא צורך इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि इजराइल कर्ज ने बड़ी धमकी देते हुए कहा है कि हमारे निशाने पे हर एक शख्स है, हर एक शख्स जिसको हम मारना चाहेंगे उसको मारेंगे और हम सबको मारेंगे। और इसी बीच अब ईरान का बड़ा बयान दोस्तों निकल के सामने आया है, और ये बयान बड़ा चौंकाने वाला है। दरअसल ईरान की सरकार का बड़ा बयान आया है कि पूरे ईरान को आग में झोंकने वाला कोई और नहीं, सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने ही इजराइल से बातचीत की, सऊदी अरब ने ही अमेरिका को कन्विंस किया कि अगर आज हमला नहीं किया तो कल ईरान बहुत आगे चला जाएगा। और आज भी सऊदी अरब ने ही बाकी देशों को इस चीज़ के लिए मनाया कि आप अमेरिका को एयर स्पेस इस्तेमाल करने की अनुमति दे दें। यानी आप सोच के देखिए कि सऊदी अरब कितना बड़ा गद्दार है, कितना बड़ा गद्दार सऊदी अरब है। इस चीज़ को आप सोच के ठंडे दिमाग से सोचिएगा और उसका जवाब मुझे कमेंट में दीजिएगा कि अगर ईरान ये बात बोल रहा है तो क्या ईरान गलत कह रहा? नहीं। आज की खबर दोस्तों निकल के सामने आई कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अंदर ऑयल फैसिलिटी पे बड़ा हमला किया, और उसकी एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी निकल के सामने आई जिसको आप स्क्रीन पे देखें पहले। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इस हिसाब से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, और ये ईरान की एक ऑयल फैसिलिटी है। और इसी के जस्ट बाद अब ईरान ने बदला लेना शुरू किया, और सबसे पहले ईरान ने सऊदी अरब में एक ऑयल रिफाइनरी है जिसका नाम समराफ ऑयल रिफाइनरी, उसको लेके इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी कर दिया और कहा कि इसको खाली कर दो, हम इस पर हमला करने वाले हैं, आदमी मरेंगे तो हमें ब्लेम ना करना। इसके अलावा दुबई में दोस्तों अल हुस्न गैस फील्ड है,
उसको भी टारगेट करने के लिए अभी से ऑर्डर पास कर दिया कि जितने लोग वहां पे काम करते हैं चुपचाप निकल जाए, क्योंकि इसको भी हम टारगेट करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जुबैल सऊदी अरब में एक ऑयल रिफाइनरी है, उसको भी एविक्यूएशन ऑर्डर की लिस्ट में डाला है। और साथ ही कतर में एक रस लफर है, और साथ ही एक और ऑयल रिफाइनरी, गैस रिफाइनरी है, जिसके बारे में ईरान ने एविक्यूएशन ऑर्डर जारी किया और कहा कि इन 4 देशों में ये 5-6 जो ऑयल रिफाइनरी, गैस रिफाइनरी है, इनको इमीडिएट छोड़ दें लोग, चूंकि इनको अब हम टारगेट करेंगे। यानी ऐसा नहीं कि अली लारिजानी की शहादत हो गई, चूंकि ईरान का साफ बयान आया है। ईरान ने साफ तौर पे कहा कि अली लारिजानी की शहादत से हमारे जज्बे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद अब सुनिए, इतना सब कुछ तो हुआ, इजराइल अब तक आपको विन विन सिचुएशन में लग रहा होगा, लेकिन ईरान ने क्या किया वो आप जाने। ईरान ने 62वीं वेव का अटैक किया इजराइल के ऊपर, और ये अटैक इतना भयानक था कि इजराइल दहल चुका है। जी हाँ, एग्जैक्ट सब बता रहा हूं, इजराइल दहल चुका है। सबसे पहले आप देखेंगे किस हिसाब से क्लस्टर बम, कहीं कहीं तो ये दावा किया जा रहा है कि खुर्रम शहर 4 मिसाइल से हमला किया गया है, लेकिन इस दावे का कंफर्मेशन अभी तक नहीं हो पाया है। तो आप इतना जानिए कि क्लस्टर बम दागे हैं इजराइल के ऊपर ईरान ने, और ये बम कैसे आसमान को एकदम चमकीले तारे की तरह टिमटिमा देते हैं, उसका मंजर देखिए। Ебать, блядь, нахуй, ебаный в рот, блядь. Охуели. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ईरान ने मिसाइल दागी और किस हिसाब से इजराइल में दिन में ही रात में भी चांद तारे दिखने लगे हैं। और सुनिए, अब ये मिसाइलें जब दागी गई तो इजराइल के डिफेंस सिस्टम उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते तो हैं, लेकिन इंटरसेप्ट करने के लिए तुम्हारे पास भी तो कुछ होना चाहिए। सामान सारे खत्म है। ऐसे हाल में सेंट्रल इजराइल में एक शहर लगता है हेलोन। इस हेलोन शहर में क्या मंजर था, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर देखें। וואי וואי, תראה מה זה. זה נפילה 99%, 100%. אחי, הנה, הטיל היה מעל הראש שלנו לפני רגע. אתה יודע מה עברנו? इसके अलावा दोस्तों, जो रमत गन है, रमत गेम में भी बाकायदा भारी नुकसान की तस्वीरें निकल के सामने है, और मैं चाहूंगा कि सारे नुकसान को एक बार में आप देख लें। इन तमाम वीडियोस में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से इजराइल में चारों तरफ तबाही का मंजर है। कहीं घर तबाह है, कहीं एम्बुलेंस दौड़ रही, कहीं आग लग रही है, और इसके बावजूद भी इजराइल ये सोच रहा है कि वो जंग जीत रहा। अलग ही सगुफा है। खैर, अब सुनिए, इधर जो हमला इजराइल के ऊपर ईरान ने किया था, ईरान की स्टेट मीडिया ने अपनी 62वीं लहर का वीडियो भी जारी कर दिया, और वीडियो भी देखें आप।
इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से बड़ा इंपैक्ट इस समय इजराइल के ऊपर हो रहा है और इस इंपैक्ट से निपटने के लिए इजराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और आलम तो यहां तक है कि अमेरिका के अंदर ही फूट पड़ गई है। अमेरिका के जो काउंटर टेररिज्म स्क्वाड के हेड थे, जिनका नाम जोय केंट था, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस हिसाब से मिडिल ईस्ट में हमारा नुकसान हो रहा है, मैं फेल हूं और डोनाल्ड ट्रंप जानबूझ के अपने लोगों को वहां पे मरवा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप से अगर कुछ पूछो तो सही जवाब नहीं देता, इस वजह से मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। यानी आप सोचिए कि एक राष्ट्रपति के खिलाफ उसके ही विभाग के इंसान ने इस्तीफा दे दिया, क्या जज्बा होगा। और ऐसा नहीं कि केवल इन्होंने इस्तीफा दिया, आज बकायदा पेंटागन में अलग अलग रिपोर्ट ये चल रही हैं कि जो खुफिया विभाग के लोग थे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इस बारे में बताया था कि जब तक स्टेट ऑफ हार्मोज ईरान के पास है, ईरान का कोई बाल भी नहीं वाका कर सकता। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान के इस खतरे को नज़रअंदाज किया था डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझ के और अपने लोगों को मरने के लिए भेजा था। और आमतौर पर अमेरिका की एक कहानी है कि अगर अमेरिका का एक सैनिक भी मारा जाता है तो अमेरिकन लोग प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट जंग किसी से लड़ते नहीं हैं। और ऐसे हाल में अगर इनका एक सैनिक भी मारा जाए तो भी ये प्रोटेस्ट करते हैं। और इधर खबर निकल के सामने आई कि अमेरिका के दर्जनों सैनिक ईरान के हमलों में मारे जा चुके हैं। तो ऐसे हाल में अमेरिका की आवाम के बीच भी दोस्तों बड़ा जबरदस्त उबाल है और इस उबाल का सामना डोनाल्ड ट्रंप को करना पड़ रहा है। और हाल में मिड टर्म चुनाव भी हैं, इधर इजराइल में भी चुनाव सर पे हैं। तो ऐसे हाल में इन दोनों को तो अपनी कुर्सी भी बचानी है। इनको क्या लगा था कि हम ऐसे जंग के माहौल में आ जाएंगे कि वाहवाही हो जाएगी, वाहवाही की वजह से मुझे दोबारा मौका मिल जाएगा। लेकिन इस बार सिचुएशन पलट गई, ईरान इनको बढ़िया से रेल रहा है और जब ईरान इनको बढ़िया से रेल रहा तो ये जंग जीत नहीं पा रहे। और ऐसे हाल में ये क्या करें, किसी आनी बिल्ली खंभा नोचे, सेम सिचुएशन दोस्तों इनके साथ है। खैर इधर एक बड़ी अजीबोगरीब खबर आज निकल के सामने आई। हालांकि इस खबर में क्या कुछ अंदर की बात है मैं आपको उसको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप हेडिंग जान लें कि चाइना जाने वाले 7 रशियन टैंकर अचानक से भारत के लिए मुड़ गए। तो क्या भारत और रशिया के बीच कोई डील हो गई है या फिर चाइना से रशिया के कोई ताल्लुकात गड़बड़ हो गए या फिर कोई सिक्योरिटी रीज़न है। अब क्या कहानी है क्या नहीं है ये तो मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। इस वजह से अगली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और वो वीडियो आपसे मिस ना हो, इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी बात करें।